हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब एंजाइम्स के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास एंजाइम्स जो है उसके बारे में हमने क्यों पढ़ा, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास नेसेसरी होती है। हम एंजाइम्स का लेवल डिटरमाइन कर देते हैं और जो ये एंजाइम का लेवल होता है उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे पास बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन या कौन सा बॉडी पार्ट हमारे पास डैमेज है या कौन सा टिश्यू के अंदर हमारे पास डैमेज है, राइट। या फिर हमारे पास कौन सी बॉडी पार्ट के अंदर कौन सी डिसीज हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइलेज एंजाइम के बारे में। सबसे पहले द एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एमाइलेज। अब जो एमाइलेज एंजाइम होती है, एमाइलेज एंजाइम हमारे पास पैनक्रियाज के अंदर सिंथेसाइज होती है और एमाइलेज की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मली हमारे पास बहुत कम होती है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर एमाइलेज की जो हमारे पास लेवल है वो इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर तो उसका क्या हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं एमाइलेज का अमाउंट इंक्रीज होने से कि एमाइलेज एंजाइम का जो लेवल इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे पास कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, पैनक्रियाज के अंदर। तो हमारे पास एमाइलेज एंजाइम अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास पैनक्रियाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है हमारे पास पैनक्रियाज के अंदर, या तो कोई डिसऑर्डर हो गया है पैनक्रियाज के अंदर जिसकी वजह से हमारे पास जो लेवल है एमाइलेज का वो इंक्रीज हो गया है बॉडी के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंजाइम आती है दैट इज अल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब जो अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है ये हमारे पास बोन के अंदर मैन्युफैक्चर होती है या बोन के अंदर सिंथेसाइज होती है। अब बोन्स के अंदर हमारे पास जो एंजाइम सिंथेसाइज हो रही है अगर उसका लेवल हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या मतलब है हमारे पास कि हमारे पास कोई तो बोन का डिसऑर्डर हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट या तो हमारे पास रिकेट्स कॉज हो गया है या फिर हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो गया। अगर हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर। अब उसके अलावा जो नेक्स्ट एंजाइम आती है हमारे पास दैट इज एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज जो हमारे पास एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास सिस्टम का पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो क्या करता है हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज नाम की एक एंजाइम सिंथेसाइज कराता है। तो अगर हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसका मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या कॉज होता है कि हम जो पेशेंट है उसके अंदर प्रोस्टैटिक कैंसर कॉज हो गया। जो हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज है उसका अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या हमारे पास इन्फ्लुएंस आएगी कि हमारे पास जो पेशेंट है उसके अंदर प्रोस्टैटिक कैंसर रिलीज हो गया। प्रोस्टैटिक कैंसर हमारे पास अभी बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है वो हमारे पास कोई ना कोई सेल करता है, राइट। अब जो सेल्स या टिश्यू हमारे पास एंजाइम की प्रोडक्शन करा रहे हैं, अब जब हमारे पास उसके अंदर डैमेज हो जाएगा तभी हमारे पास जो प्रोडक्शन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो एसिड फॉस्फेटेज है ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर रिलीज हो रही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अगर हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज रिलीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सेल्स का नंबर है वो भी इंक्रीज हो गया। अब सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल की और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास प्रोस्टैटिक कैंसर का हमारे पास डिसीज हो जाता है। जो इन्फ्लुएंस आता है कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली प्रोस्टैटिक कैंसर हो गया अगर हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो एंजाइम हमारे पास आती है दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। अब जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज हमारे पास एंजाइम है
सो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो एंजाइम है ये हमारे पास हार्ट के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर रिलीज होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन अब हमारे पास ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम है ये कहाँ रिलीज कहाँ सिंथेसाइज हो रही है हमारे पास, एक तो हार्ट के अंदर और दूसरा हमारे पास स्केलेटल मसल के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, या तो हमारे पास पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा अगर क्रिएटिनिन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो गया, या फिर हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, हमारे पास मस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा अगर हमारे पेशेंट को अगर हमारे पास क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एंजाइम आती है दैट इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब जो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है हमारे पास, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल का पार्ट है। अगर हमारे पास आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इससे हमारे पास क्या इन्फ्लुएंस आता है कि या तो हमारे पास जो पेशेंट है उसके अंदर हेपेटाइटिस हो गया या फिर हमारे पास कोई ना कोई और मैलिग्नेंसी हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम आती है दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है या एलडीएच जो एंजाइम है वो हमारे पास स्पेसिफिकली कैंसर्स के अंदर हमारे पास इसका लेवल इंक्रीज होता है। हमारे पास ल्यूकीमिया के अंदर लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर कोई और कैंसर के अंदर हमारे पास इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर भी हमारे पास लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस के अंदर भी हमारे पास जो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास अभी हमने इसके बारे में पढ़ा क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज के बारे में। तो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो थी वो हमारे पास हार्ट और स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट थी। या तो हमारे पास क्या आ रहा था कि लेवल या तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से बढ़ा या फिर हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से बढ़ा। तो अगर हमारे पास क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल भी इंक्रीज हो पेशेंट के अंदर और लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का लेवल भी इंक्रीज हो पेशेंट के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास उस पेशेंट को क्या होगा, हमारे पास उस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, हार्ट की डिसीज होगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्रिएटिनिन फॉस्फेट इंक्रीज हुआ है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज हमारे पास लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हाई चांसेस है कि उस पेशेंट के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एंजाइम आती है दैट इज लाइपेज। अब जो लाइपेज एंजाइम होती है, लाइपेज हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटिस और कार्सिनोमास के अंदर हमारे पास लाइपेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट एंजाइम आती है दैट इज ट्रांसएमिनेज। अब जो ट्रांसएमिनेज एंजाइम है ये हमारे पास जो हमने ट्रांसफरेजेस एंजाइम का ग्रुप पढ़ा था उसका पार्ट है। तो जो ट्रांसएमिनेज एंजाइम है ये हमारे पास अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम है इसके हमारे पास फर्दर दो एंजाइम इस क्लास के अंदर आती है, SGOT और SGPT। अब SGOT और SGPT हमारे पास क्या है, SGOT हमारे पास है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सो एसिटिक ट्रांसएमिनेज एंजाइम, और हमारे पास SGPT क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज एंजाइम। बेसिकली जो ट्रांसएमिनेज एंजाइम है ये हमारे पास ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो SGOT हमारे पास एंजाइम है ये हमारे पास हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो पेशेंट को, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर हमारे पास SGOT का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और अगर SGPT का लेवल हमारे पास इंक्रीज है तो मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट के अंदर हमारे पास लिवर डैमेज हुआ है।
सो ऐसे हमारे पास डायग्नोसिस हो जाता है। ये हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द एंजाइम्स। हमारे पास विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एंजाइम्स, हमारे पास जब डिफरेंट एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे पास हम डायग्नोस कर सकते हैं या डिपिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कौन सा डिसऑर्डर या डिसीज जो है वो प्रिवेलेंट है। सो एक बार ये रिवाइज करते हैं। हमारे पास जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम का इंक्रीज जो है वो हमारे पास एक्यूट पैनक्रियाटिस में होता है। नेक्स्ट जो अल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये हमारे पास रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया के अंदर हमारे पास इसका लेवल इंक्रीज होता है। जो एसिड फॉस्फेटेज है, ये हमारे पास प्रोस्टैटिक कैंसर के अंदर इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है ये मायोकार्डियल इंफेक्शन या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर हमारे पास इसका लेवल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, इसका लेवल जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस और मेलिग्नेंसीज के अंदर इंक्रीज होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमारे पास ल्यूकीमिया, कैंसर या फिर हेपेटाइटिस और मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर लेवल इंक्रीज होता है। लाइपेज जो एंजाइम है, ये हमारे पास सेम एक्यूट पैनक्रियाटिस और कार्सिनोमास के अंदर हमारे पास इसका लेवल इंक्रीज होता है। जो लास्ट ट्रांसएमिनेज एंजाइम आती है उसके अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे पास एसजीओटी एंजाइम है वो मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होता है। और जो हमारे पास एसजीपीटी एंजाइम है, इसका जो लेवल है वो हमारे पास लिवर डैमेज के अंदर इंक्रीज होता है। सो विद दिस जो आपका डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है एंजाइम का वो फिनिश होता है। ये 8 जो एंजाइम है ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली टेस्टेड एंजाइम्स हैं, तो इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कि कौन सी एंजाइम किस डिसऑर्डर के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। अब मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स जो है वो हमारे पास 3 तरह से हमारे पास एंजाइम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंजाइम्स के थ्रू एक्ट करती हैं। सेकेंडली हमारे पास एंजाइम्स का खुद का थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं। थर्डली हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो मैन्युफैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारे बल्क ड्रग्स की। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास सिग्निफिकेंस आता है एंजाइम्स का। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी ड्रग्स एक्ट थ्रू द एंजाइम्स। सेकेंडली, एंजाइम्स हैव थेराप्यूटिक यूजेस। थर्ड, द एंजाइम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स। तो अगर सबसे पहले की बात करें हमारे पास कि ऐसे हमारे पास जो ड्रग्स है वो एंजाइम्स के थ्रू कैसे एक्ट करते हैं और किन डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम के थ्रू एक्ट करके हमारे पास हमारा फंक्शन जो है वो करवाती है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं। ओके, अब जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास ड्रग्स के साथ बाइंड कर जाती है और हमारे पास अनेबल हो जाती है हमारे जो हमारा इनिशियली सबस्ट्रेट था उसके साथ बाइंड करने के लिए। बेसिकली हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो या तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से हमारे पास जो एंजाइम का एक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं और हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है हमारी एंजाइम्स। या फिर क्या होता है, हमारे पास जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास ड्रग्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और जब हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग्स के साथ बाइंड कर जाते हैं तब हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन नहीं होती और इसके साथ क्या हो जाता है, हमारे पास जो एंजाइम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आता है एसिटाइल कोलिन का। अब जो एसिटाइल कोलिन हमारे पास होता है, एसिटाइल कोलिन के बारे में हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारे पास जितने भी हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होती है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो कि एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करती है और हमारे पास एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको स्टॉप करवा देती है। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रग देते हैं फाइसोस्टिग्मिन जो कि क्या करती है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है। जब वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करती है तब क्या हो जाता है, हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है उसका
मेटाबॉलिज्म नहीं होता कोलिन और हमारे पास एसिटिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास ऐसे जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास एंजाइम्स को इनहिबिट करके हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा अब हमारे पास जो एक ड्रग है हमारे पास एलोप्यूरिनॉल। अब एलोप्यूरिनॉल जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करती है, हमारे पास ज़ैंथीन को ब्रेक डाउन करवाती है यूरिक एसिड के अंदर, और यूरिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से गाउट कॉज होता है। तो एलोप्यूरिनॉल क्या करती है ड्रग, एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। तो जब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हमारे पास इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास यूरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती। यूरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती तो हमारे पास यूरिक एसिड डिपॉजिट नहीं हो सकता जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास गाउट जो है वो कॉज नहीं हो सकता। सो गाउट की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन के थ्रू एलोप्यूरिनॉल जो है वो हमारे पास एज ए ड्रग एक्ट करती है। सो ये था हमारे पास सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करके हमारे पास एक्शन शो करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स। सो थेराप्यूटिक हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि हमारे पास जो पेप्सिन एंजाइम है, पपेन एंजाइम है, या फिर एमाइलेज जो एंजाइम है, ये हमारे पास एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट्स के अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिडेज एंजाइम है वो हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स को हमारे पास बॉडी के अंदर डिफ्यूज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हमारे पास ड्रग है, या यूरोकाइनेज जो हमारे पास ड्रग है, या हमारे स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज जो एंजाइम्स हैं ये हमारे पास यूज की जाती है क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज एंजाइम्स हैं, ये हमारे पास ड्रग की फॉर्म में आती है। ये क्या करती है, हम एडमिनिस्टर करते हैं और जहाँ पे भी ब्लड का क्लॉट बना हो उसकी क्लॉट की हाइड्रोलिसिस करवा देती है ये एंजाइम्स। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे पास लेंस जो होता है हमारे आई का उसको लिक्विफाई करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कैटरैक्ट का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास यूजफुल होती है ट्रिप्सिन एंजाइम। और लास्टली हमारे पास जो एस्पार्जिनेज एंजाइम होती है वो हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है। सो दिस कवर्स द सेकेंड पॉइंट जो थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स वाला हमारे पास पॉइंट आता है। थर्ड आता है हमारे पास यूज ऑफ एंजाइम्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स। तो बल्क ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो कैसे यूज की जाती है। अब हमारे पास एक एंजाइम है पेनिसिलिन एसाइलेज। अब पेनिसिलिन एसाइलेज जो एंजाइम है जब वो पेनिसिलिन जी के ऊपर एक्ट करती है तो हमारे पास जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास पेनिसिलिन एसाइलेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या वो रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज हमारे पास एंजाइम है वो फ्रक्टोज सिरप जो आते हैं हमारे पास उसके मैन्युफैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एमाइलेज हमारे पास एंजाइम है वो हमारे पास डेक्स्ट्रिन या डेक्स्ट्रान जो हमारे पास प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो पपेन होता है, पपेन एंजाइम जो होती है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के हमारे पास फॉर्मेशन के लिए। सो ऐसे हमारे पास जो ड्रग्स है उसका हमारे पास मेडिकल इंपॉर्टेंस है, मेडिकल सिग्निफिकेंस है। या तो ड्रग्स के थ्रू हमारे पास जो एंजाइम है एंजाइम्स को इनहिबिट करके हम ड्रग्स के थ्रू या तो इन डिसीजेस को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस, या फिर हम एंजाइम्स का यूज करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बल्क ड्रग्स को। सो विद दिस आपका जो एंजाइम्स का चैप्टर है दैट फिनिशेस एंड थैंक यू।